बुझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद व खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरी हौसला देखकर। यदि आप अपना हौसला को बुलंद रखिएगा तो बड़ा से बड़ा काम भी आपको सरल लगने लगेगा। कितना भी कठिन काम हो उसको आप सहज रूप से कर लीजिएगा। आपसे काम डरेगा, आप काम से नहीं डरिएगा। तो ऐसे ना हो जाइए। देखिए आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 15 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। कहाँ टाइम है? बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है। दोस्तों मेरी बात मेरी राय मानिए, तो जो सीरीज चला रहा हूँ कम से कम उसको देख लीजिएगा। लेकिन एक क्वेश्चन को लिखना, ढूंढना, लिखना, ढूंढना, लिखना और फिर पढ़ाना कितना मेहनत का काम है, आप खुद सोचिए। देखिए एक एक क्वेश्चन लिखना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाके कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है। 5 या 10 मिनट का वीडियो आप देखते हैं तो आपका ज़िंदगी समझ जाएगी, मैं सच कहता हूँ। चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक में अलैंगिक जनन, क्या? अलैंगिक जनन। और दूसरा में क्या है? लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, अब इसके बारे में समझना होगा कि लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है। तो देखिए अलैंगिक जनन के लिए नर एवं मादा के जनन अंगों का कोई उपयोग नहीं होता है। यानी सिंपल तौर पे बताएं तो वैसा जनन जिसमें नर और मादा के जनन अंग भाग नहीं लेते हैं, वो कौन सा हो गया? अलैंगिक जनन हो गया। और जिसमें नर एवं मादा के जनन अंग भाग लेते हैं या सम्मिलित होते हैं, वो क्या होता है? लैंगिक जनन हो जाता है। एक और बात अलैंगिक जनन में कि एकल जीव प्रायः अलैंगिक जनन होते हैं। जितना एकल जीव है, एक कोशिकीय जीव है, उसमें प्रायः क्या होता है? अलैंगिक जनन ही होता है। लेकिन बहुकोशिकीयों में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। देखिए किसी जाति के 2 व्यक्ति, एक नर एक मादा, किस में भाग लेते हैं? लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो देखिए परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? अब आप सोचिएगा कितना बड़ा हम क्यों लिखे हैं। देखिए परिसंचरण तंत्र से 2 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं और 5 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम इतना बताए हैं कि 5 नंबर में लिखा जाएगा। लेकिन अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो आप थोड़ा थोड़ा आराम से इसको लिख दीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है कि परिसंचरण तंत्र का चित्र बनाएं और उसका विवरण दें। तो विवरण में सब लिख देंगे और चित्र बना देंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए हमारा हृदय जो है ना, वो विशेष अनैच्छिक हृदयी पेशियों से बना हुआ एक पंप है। धक 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 करता है, किससे? पंप की तरह अप डाउन करता है, जो रुधिर को शरीर के अंगों से खींचकर फेफड़ों तथा गुर्दों में शुद्ध होने के लिए भेजता है। कौन? परिसंचरण तंत्र में कौन? हृदय क्या करता है? रुधिर को हमारे शरीर के अंगों से खींचता है अपनी ओर, और खींच कर कहाँ भेजता है? फेफड़े की ओर भेजता है, ताकि फेफड़ा में क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में घुला हुआ हो तो छट जाए और ऑक्सीजन मिल जाए ना। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त शुद्ध रक्त कहलाता है। जिस रक्त में ऑक्सीजन रहता है ना, उसे क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त कहते हैं। और जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन से वंचित यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं वज्र पदार्थ से युक्त रक्त को क्या कहते हैं? अशुद्ध रक्त कहते हैं। यानी जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड और वज्र पदार्थ यानी और मटेरियल्स मिले होते हैं, वो क्या है? अशुद्ध रक्त कहलाता है। कितना सिंपल है। ये दोनों जो है
ये दोनों प्रकार के जो रक्त है वो अलग अलग वाहिकाओं से होकर बहते हैं, जिन्हें धमनियों और शिराएं कहते हैं। तो आप एक स्पष्ट बात याद रखिएगा कि जिससे शुद्ध रक्त प्रवाह होता है वो धमनी होता है, और इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है वो क्या होता है, शिराएं होती हैं। क्वेश्चन ये भी पूछता है, इसमें से कम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा तो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। देखिए, शिराओं तथा धमनियों की पतली शाखाएं कोशिकाएं कहलाती है। हृदय, धमनियां, शिराएं और कोशिकाएं सामूहिक रूप से क्या होती है, रुधिर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। केवल हृदय परिसंचरण तंत्र का उदाहरण नहीं है, हृदय, धमनियां, शिराएं और कोशिकाएं भी क्या है, परिसंचरण तंत्र के उदाहरण है। यानी संपूर्ण रूप से मिलकर उसके क्या करते हैं, परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विषम पोषी, क्या विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हो। सिंपल है कि विषम पोषी पोषण क्या है। विषम पोषी मतलब दूसरे से पोषण को ग्रहण करना। जैसे में पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बना पाने के कारण अन्य जीवों पर आश्रित रहता है। मान लो हमसे भोजन नहीं बन रहा है तो हम किसी अन्य जीवों से या किसी अन्य प्राणी पर निर्भर रहेंगे ना जी। ऐसे मान लो कि शेर बाघ है, तो शेर बाघ है तो अपना भोजन खुद थोड़े बनाता है, वो दूसरे जानवरों को मार कर खाता है, यानी दूसरे जानवर पर निर्भर रहता है। तो क्या हो गया, विषम पोषी हो गया, परपोषी हो गया। वही बात है कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बना पाने के कारण वह अन्य जीवों पर आश्रित रहता है, निर्भर रहता है, क्या कहलाता है, विषम पोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, हरे पौधे और कुछ अन्य स्वपोषियों के अलावा प्रायः सभी सजीव जो है विषम पोषी ही कहलाते हैं। ठीक है, पौधे जो है अपना भोजन खुद बना लेते हैं, खुद खा लेते हैं, तो क्या हो गए, स्वपोषी हो गए। और कुछ स्वपोषी ऐसे शैवाल हो गया, ये सब क्या है, युगलिना हो गया, ये सब क्या है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और सभी सजीव जो है इसके अलावा वो सभी क्या है, विषम पोषी कहलाते हैं। ठीक है, मुकुलन देखिए, मुकुलन क्या है, मुकुल से नए जीवों का विकसित होना मुकुलन कहलाता है। ठीक है, इष्ट कोशिका, क्या इष्ट कोशिका एवं बहुकोशिकीय जंतु हाइड्रा में इस विधि का द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो क्या बताएगा, मुकुलन द्वारा। क्या बताएंगे, मुकुलन द्वारा। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, उत्पादक से आप क्या समझते हैं। उत्पादक, इस श्रेणी में वे जीवधारी आते हैं जो अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं। यानी उत्पादक में कौन से जीव आते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं करते हैं। जैसे सभी हरे पौधे, शैवाल, युगलिना, हरा जंतु एवं कुछ रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया जो है वो क्या है, उत्पादक है। ठीक है, यानी अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं वो सभी क्या है, उत्पादक कहलाते हैं। अब हम अगले क्लास में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, याद करेंगे, आपको भी फायदा होगा। एक बार ज़्यादा पढ़ा देंगे तो आपको भी याद नहीं होगा। तो चलिए हम अगले क्लास में मिलते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।